जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रश्न और उत्तर होंगे, वन लाइनर प्रकार के होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है। इससे पहले बहुत सारे मैथ पेडागोजी के, गणित पेडागोजी, गणित शिक्षा शास्त्र के बहुत सारे जो वीडियो हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहला है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण किसका है? तो ये दृष्टिकोण है दोस्तों शिक्षा नीति 1986 का। क्या बोल रहे हैं कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र क्या समझते हैं? कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा एक कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण किसका है? शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। क्या बोल रहे हैं कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है? कौन बोल रहे हैं? किलपैट्रिक साहब। तो याद रखना है आपको किलपैट्रिक की है परिभाषा। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। क्या कहा जाता है? शैक्षणिक उद्देश्य। याद रखना है आपको। अगला है दोस्तों, गणित शिक्षण में जब छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर जो है प्रदान किया जाता है तो वह किस प्रकार का गणितीय कार्य कहलाता है? किस प्रकार का कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रियात्मक कार्य। याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक कार्य। अगला देखो, वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को क्या कहा जाता है? आप देखते होंगे इस प्रकार से वृत्त है। अब इसका इतना हिस्सा अगर हम लें, इतना, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा चाप। क्या कहा जाएगा? चाप। किसी भी हिस्से को कहा जाता है चाप। ठीक है, वह अंक बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्याएं हो कहलाता है। वह अंक बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्याएं हो वो कहलाती है क्या? मध्यांक मान। क्या कहलाता है? मध्यांक मान कहलाता है। ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे पाइथागोरस? आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है बहुत, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। छपी हुई आकृति, आंकड़े या चित्रों को बढ़ाकर कक्षा में दिखाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? एपिटाइस्कोप। कैसे? छपी हुई आकृति, आंकड़े या चित्रों को बढ़ाकर कक्षा में दिखाने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो उस उपकरण का नाम है एपिडाइस्कोप। ठीक है, गणित शिक्षण को उन्नत एवं रोचक बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उन्नत एवं रोचक बनाने के लिए तो वो किया जाता है मैजिक लैंटर्न। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैजिक लैंटर्न उपकरण का। ठीक है, वास्तविक वस्तु या मॉडल के ना मिलने पर शिक्षक छात्रों को किस उपकरण की सहायता से पढ़ाता है? वास्तविक वस्तु या मॉडल के ना मिलने पर शिक्षक छात्रों को किस उपकरण की सहायता से पढ़ाता है? तो वो पढ़ाता है चार्ट की सहायता से। ठीक है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों के मस्तिष्क में वैसा ही चित्र खींचने जैसा कि वास्तविक वस्तु के प्रदर्शन से बनता है के लिए शिक्षक को किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो काय का उपयोग करना चाहिए? मॉडल का। आपने बीएड का प्रशिक्षण लिया होगा, डीएड का प्रशिक्षण लिया होगा, उसमें आप मॉडल बना के ले जाते होंगे। तो वस्तु जैसी है वैसी ही जो है छात्र के मन में, छात्र के मस्तिष्क में वैसा ही चित्र बने, इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चित्रकारी, विज्ञान, गणित, पत्रिकाएं आदि में अत्यंत अधिक रुचि रखने वाले छात्र किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? चित्रकारी में, विज्ञान में, गणित में, पत्रिकाओं में, ये में अत्यंत रुचि रखने वाले जो छात्र होते हैं वो होते हैं प्रखर बुद्धि वाले। कैसे छात्र होते हैं? प्रखर बुद्धि। ठीक है, अगला देखो, यह कथन किसका है? खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। तो ये कथन किसका है? कह रहे हैं कि खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। ये कह रहे हैं मॉन्टेसरी का। ये कथन जो है किसका है? मॉन्टेसरी का है।
गणितीय शिक्षण के खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो गणितीय शिक्षण की बात करें तो गणितीय शिक्षण की खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कुक। ठीक है, कौन है? हेनरी कुक। गणित के किस शाखा के शिक्षण का परम उद्देश्य है छात्रों को सावधानी पूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का प्रशिक्षण? तो किस शाखा के शिक्षण का परम उद्देश्य है? तो वो है ज्यामिति में। ज्यामिति का परम उद्देश्य है कि छात्रों को सावधानी पूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का प्रशिक्षण। ये किसका है? ज्यामिति में। ठीक है, अगला है किसी पुस्तक के लंबाई और चौड़ाई के मध्य कौन सा कोण बना होता है? किसी पुस्तक के लंबाई और चौड़ाई के मध्य कौन सा कोण बना होता है? तो आपने देखा होगा समकोण। ठीक है, समकोण यानी कि 90 अंश का कोण। ठीक है, समकोण। ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि की माप। क्या होता है? भूमि की माप। ठीक है, ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ। रेखा गणित के अध्ययन से छात्रों की बुद्धि में विकास होता है। तो काय का विकास होता है? रेखा गणित के अध्ययन से छात्रों की बुद्धि में विकास होता है तर्क शक्ति का। ठीक है, किसी व्यक्ति का तस्वीर उदाहरण है तो ये काय का उदाहरण है? समरूपता। काय का है? समरूपता। ठीक है, किरण AB को किस प्रकार ज्यामिति की भाषा में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या कहलाती है? तो ए प्रतीक चिन्ह क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ठीक है, रेखा है ना। द्विवर्णी युगपत समीकरणों के रेखा चित्र खींचने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है तो क्या होता है? द्विवर्णी युगपत समीकरणों के रेखा चित्र खींचने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है सारणी बनाना। क्या होता है? सारणी बनाना सबसे पहले। एक प्रदत्त आंकड़ा को इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि समान तथ्य एक साथ रहें तथा असमान अलग रहें। इस प्रकार के व्यवस्थित ढंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्गीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्गीकरण। की समान एक साथ रहें और असमान अलग रहें। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? आपका वर्गीकरण। किसी बंटन में विचार के जिस मान की वारंवारता अधिकतम हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुलक। किसी बंटन में विचार के जिस मान को की वारंवारता या फिर आवृत्ति अधिकतम हो उसे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है? कि सांख्यिकी, अनुमान और प्रायिकताओं का विज्ञान है। तो ये परिभाषा किसने दी है सांख्यिकी के बारे में? तो ये दी है वाडिंगटन ने। किसने? वाडिंगटन ने दी है कि सांख्यिकी, अनुमान और प्रायिकताओं का विज्ञान है। ये परिभाषा याद रखना है। गणित में औसत के शिक्षण के समय शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? गणित में औसत के शिक्षण के समय तो आगमन एवं निगमन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों कि जब दो राशियां साथ साथ बढ़ती या घटती हैं तो उसमें किस प्रकार का समानुपात होता है? किस प्रकार का होता है? अनुक्रमानुपात। क्या होता है? अनुक्रमानुपात। ठीक है, सांख्य की गणना एवं माध्यमों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? सांख्य की गणना एवं माध्यमों का विज्ञान है। ये परिभाषा दी है डॉक्टर बाउले ने। किसने दी है? डॉक्टर बाउले। ज्यामिति के अंतर्गत सममिति को समझाने के लिए शिक्षक को किसका प्रयोग करना चाहिए? ज्यामिति के अंतर्गत सममिति को समझाने के लिए शिक्षक को किसका प्रयोग करना चाहिए? तो वो करना चाहिए पतंग का। किसका? पतंग का। ठीक है, अगला देखो, वृत्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है? तो वृत्त का ये संपूर्ण घेरा है, ये कहलाता है परिधि। वृत्त की परिधि आपने देखी होगी, ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए? गुणनखंड अगर पढ़ा रहा है शिक्षक तो किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए? स्थूल उदाहरणों का। ठीक है, किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर में उसका चिन्ह क्या होता है? तो किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या अगर दूसरी ओर जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। कोई भी समीकरण है, इस तरफ से अगर इस तरफ आएगी तो यहाँ माइनस हो तो यहाँ आकर के क्या हो जाती है? प्लस। ठीक है, यहाँ अगर गुणा में है तो यहाँ आकर के भाग में, तो इस तरफ से उस तरफ अगर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं या राशियों को प्रकट करने के लिए अंकों के अलावा
बीजों का भी प्रयोग किया जाता है कहलाता है तो क्या कहलाता है? बीजगणित। अंकों के अलावा बीजों का भी प्रयोग होता है तो वो बीजगणित कहलाती है। बीजगणित में संकेत के रूप में प्रयुक्त अक्षरों या चिन्हों का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? बीज। क्या नाम है दूसरा? बीज। ठीक है। बीजगणित को अंग्रेजी भाषा में एलजेब्रा कहा जाता है, जो किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है एलजेब्रा? तो ये लिया गया है अरबी भाषा से। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, बीजगणित को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तब आप पढ़ेंगे एलजेब्रा। अब एलजेब्रा किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, ये किसने कहा है? तो ये कथन है बेकन का। किसका है? बेकन का, बेकन महोदय। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? आपसे पूछा जाएगा शिक्षण प्रक्रिया निम्न में से बताइए शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? तो आखिरी चरण है मूल्यांकन। ठीक है। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो ये है अवबोधन की। किसकी है? अवबोधन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये कथन किसका है? तो ये लॉक का है, लॉक। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में मन या फिर मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ये लॉक महोदय का कथन है। यह किसने कहा कि गणित सभी वैज्ञानिकों शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है? तो ये कहा है वर्थलॉट ने। किसने? वर्थलॉट ने, कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, तो ये वर्थलॉट ने कहा है। संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त होता है, तो कहाँ से होता है? गणित में होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। गणित की कक्षा में मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि दोनों तरह के छात्रों को अभ्यास कार्य में व्यस्त रहने के लिए शिक्षक को किस क्रम से अभ्यास करवाना चाहिए? तो किस क्रम से करवाना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि गणित की कक्षा में मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि दोनों तरह के छात्रों को अभ्यास कार्य में व्यस्त रहने के लिए शिक्षक को किस क्रम से अभ्यास करवाना चाहिए? तो आपका एक शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। ठीक है, छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्नों की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए? अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्नों की जांच करनी चाहिए कहाँ पर? कक्षा में। ठीक है। मानव के दैनिक क्रियाकलापों में अधिकतर किस गणित का उपयोग किया जाता है? तो मानव के दैनिक क्रियाकलापों में अधिकतर जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अंकगणित का। किसका? अंकगणित। ठीक है। गणित विषय को मजबूत करवाने के लिए छात्रों को किस कक्षा तथा तक ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए? गणित विषय को अगर मजबूत करवाना है तो छात्रों को किस कक्षा तक? चौथी कक्षा तक मजबूत अभ्यास करवाना चाहिए, ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है। गणित विषय में छात्र को प्राप्त ज्ञान को स्थायी बना रहने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वो करना चाहिए दोस्तों, अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे जो ज्ञान है वो क्या बना रहे? स्थायी बना रहे। मूल्यांकन के किस विधि में बालक की रुचि तथा अभिवृत्ति का ज्ञान होता है? तो मूल्यांकन की किस विधि में बालक की रुचि और अभिवृत्ति का ज्ञान होता है? तो वो होता है साक्षात्कार विधि में। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि मूल्यांकन की किस विधि में बालक की रुचि अथवा अभिवृत्ति का ज्ञान होता है, तब आपको पता होनी चाहिए साक्षात्कार विधि। ठीक है। अगला देख लो, गणित शिक्षण में बालकों की संवेगात्मक, सामाजिक तथा मानसिक परिपक्वता का सही ज्ञान किस प्रकार के मूल्यांकन में होता है? तो किस प्रकार के मूल्यांकन में होता है? वो होता है निरीक्षण। किसमें? निरीक्षण। ठीक है। अगला देखो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपाती हों तो त्रिभुज होगी, कौन सा त्रिभुज होगा? सर्वांग सम। कौन सी होगी? सर्वांग सम। ठीक है। अगला देखो, यह कथन किसका है कि खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए? तो ये किसकी है? मॉन्टेसरी का। बिल्कुल सही है। ठीक है। गणितीय शिक्षण की खेल विधि के जन्मदाता तो पता ही है, हॉन हेनरी कोक, हमने पहले भी पढ़ा है। गणित की किस शाखा के शिक्षण का परम उद्देश्य छात्रों को सावधानीपूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का प्रशिक्षण है? तो ये है ज्यामिति का। ठीक है, ज्यामिति में सभी लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, किसी भी गणितीय प्रमेय की सत्यापनता तथा निर्मेय को रचना किस विधि द्वारा समझा
जा सकता है या समझाया जा सकता है? तो आपको बताना है, तो जल्दी बताएं। किसी भी गणितीय प्रमेय की सत्यापन तथा निर्मेय को की रचना किस विधि, प्रमेय की रचना, निर्मेय नहीं, यहाँ पर एक प्रमेय ही है, ठीक है। प्रमेय की रचना किस विधि द्वारा समझाया जा सकता है? तो विश्लेषण विधि से। किस विधि से? विश्लेषण विधि से, ठीक है। गणित विषय को सभ्यता व संस्कृति का दर्पण किस गणितज्ञ ने बताया? सभ्यता व संस्कृति का दर्पण, तो वो बताया हॉगबेन ने। किसने? हॉगबेन महोदय ने बताया। यह कथन किसका है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्या से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्या से संबंधित एक आधुनिक गुप्त विज्ञान व्यायाम है। ये कहा है लीबनिज ने। किसने? लीबनिज, ठीक है। किसने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए गणित की उन्नति तथा वृद्धि को देश की संपन्नता से संबंधित किया है? तो किसने किया है? नेपोलियन ने। गणित के सामाजिक महत्व को इन्होंने स्वीकार किया और गणित की उन्नति वृद्धि को देश की संपन्नता से संबंधित किया है, तो नेपोलियन ने, ठीक है। गणित से संबंधित सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धांत शिरोमणि ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है। निरीक्षित अध्ययन विधि में बालक स्व अध्ययन का एवं शिक्षक कार्य करते हैं। तो निरीक्षित अध्ययन विधि में बालक स्व अध्ययन का एवं शिक्षक कार्य करते हैं काय का? मार्गदर्शन का, ठीक है। बालक स्व अध्ययन का कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक कार्य करते हैं काय का? मार्गदर्शन का, ठीक है। दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में किया गया था? दल शिक्षण का, तो ये किया गया था किसमें? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम दल शिक्षण का कार्य किया गया। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था। गणित से संबंधित एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलिमेंट्स, तो यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड। ये एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने प्रस्तुत किया? तो आपको बताना है कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने प्रस्तुत किया? तो एडगर डेल। किसने? एडगर डेल ने। एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। शिक्षकों की शिक्षक होती है एक उत्तम पुस्तक। एक कथन किसका है? तो थ्रेंग का। किसका है? थ्रेंग का, ठीक है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए छात्रों के अनुसार, ठीक है, छात्रों के अनुसार। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो आकृतियों के वर्गीकरण करने का, ठीक है, आकृतियों के वर्गीकरण करने का। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत सारे वन लाइनर प्रश्नों को देखा। कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आए होंगे तो कमेंट में जरूर बताना अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है, ठीक है। और ये वन लाइनर प्रकार के प्रश्न होंगे। जल्दी से बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट में फटाफट से बताना है। वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, सभी लोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही और भी महत्वपूर्ण जो गणित पेडागोजी के प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो चैनल देख रहे हैं उस चैनल पर सेल्फ स्टडी क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो चैनल खुलेगा। और चैनल खुलेगा तो ऊपर आपका एक ऑप्शन आएगा प्ले लिस्ट का, ठीक है, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन से प्ले लिस्ट खुलेगी, ठीक है। और इस प्रकार से आप सारे के सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, है ना, वीडियो को शेयर भी करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।